सांझा पंजाब टीवी देख रहे सभी ही दर्शकों को ज्योति की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और लाइव दिल खोल के बोल के साथ आप जुड़ चुके हैं। चाहे आप फेसबुक पर हैं या आप टीवी पर हैं हमारे साथ, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और हमारे जो गेस्ट आते हैं उनकी एडवाइस को, उनके टिप्स को आप सुनते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। खैर, हमेशा की तरह आज फिर मैं हाजिर हूँ एक ख़ास मेहमान के साथ। और आज के जो ख़ास मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं क्योंकि अक्सर उनकी ज़रूरत लैंडलॉर्ड को भी पड़ती है, टेनेंट्स को भी पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों नहीं ये बात कर रही हूँ। आपको भी पता है कि कनेडियन रूल्स बहुत डिफरेंट हैं काफ़ी चीज़ों में। अगर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी बोर्ड की बात की जाए तो उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन हर रोज़ चेंज होते हैं और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो एज ए लैंडलॉर्ड या एज ए टेनेंट हमें नहीं पता होते और हम बेफजूल भागदौड़ स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। ऐसी हालत में जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, चाहे लैंडलॉर्ड को आता है चाहे टेनेंट को आता है, पहली बात हमें रूल्स को पता होना चाहिए। अगर रूल्स हमें नहीं मालूम तो हमें किसी प्रोफेशनल की राय लेनी चाहिए, उसकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी डिटेल उनको पता होती है वो शायद हमें ना पता हो, जितने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स उनको पता होते हैं वो शायद हमें ना पता हो। इसलिए उस तरह के केस में लैंडलॉर्ड टेनेंसी बोर्ड तक जब बात जाने लगे तो उसके लिए हमें ज़रूर एक लाइसेंस्ड पैरालीगल को हायर करना चाहिए या उसके पास जाना चाहिए। आज मेरे साथ हाजिर हैं हमारे स्टूडियो में लाइसेंस्ड पैरालीगल सविता रामाप्रिया। आइए करिए उनसे बात और जानते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जब हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है एज ए लैंडलॉर्ड या एज ए टेनेंट। सविता रामाप्रियन हमारे साथ हैं। सविता, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और सविता, बहुत अच्छा लगता है जब कोई वुमेन जो है वो एक अच्छे प्रोफेशन में जाके लोगों की हेल्प कर रही होती है और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रही होती है। कैसे आप इस प्रोफेशन में आई? वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। टेक्निकली मेरा बैकग्राउंड तो लीगल बैकग्राउंड नहीं था। इनिशियली मैं HR में थी, पर मुझे हमेशा बात करना अच्छा लगता है, वो तो इट इज़ अ नोन फैक्ट। बात करना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मैं ये सब देख रही थी, जैसे टेक्निकली मैं नॉर्मली ये जो लीगल ड्रामा वगैरह होता है टीवी में बहुत देख के आई वॉज इंस्पायर्ड कि ये प्रोफेशन बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक एक ही तरह जॉब नहीं, जैसे IT वगैरह में बोलते हैं वैरायटी है, बट इट्स द सेम, अगेन इट्स द सेम दिस थिंग। पर लीगल में ऐसा होता है कि हर बंदे का हर केस डिफरेंट होता है। तो आई फेल्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी मैंने ये जो पैरालीगल का कोर्स मैंने किया और उसके दौरान भी बहुत कुछ मुझे समझ में आया कि इतना आसान नहीं है जैसे बाहर के लोग समझते हैं कि लीगल में जाके आजकल तो बहुत गूगल वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, पर उनको ये मालूम नहीं होता है कि गूगल में सारा इन्फॉर्मेशन तो नहीं होता है, क्योंकि एक केस को समझने में जैसे हम लोग वो पूरा जो जैसे क्लाइंट जब भी हमारे पास आते हैं वो पूरा हम लोग रिसर्च करते हैं। जब भी जो वो एक अजीब का जो भी इश्यू हमारे पास लेके आते हैं, हम पूरा रिसर्च वगैरह करके हम देखते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी केसेस होते हैं यहाँ पर ना एक लीगल रिसर्च का एक वेबसाइट है जहाँ पर जाके हम लोग देख भी सकते हैं। अगेन ये सवाल तो सब लोग पूछेंगे क्यों हमें ही जाके व्हाई नॉट वी सर्च फॉर दैट। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सर्च करना भी आपको पूरा वो केस वगैरह पढ़ के समझना पड़ता है कि इसी के ऊपर ये चीज लागू होती है। हाँ, ये तो वो हम
पहले से ही वो पूरा जो हमारी जो पढ़ाई में भी सिखाते हैं कि कैसे वो सब देखना पड़ता है, क्या क्या चुनना पड़ता है, क्या क्या मेंबर जो भी बोर्ड का मेंबर या एडजुडिकेटर होता है वो क्या देखता है, ये सब हम सीखते हैं। सीख के, और जैसे लॉयर्स बार एग्जाम देते हैं ऐसे ही हमारा भी एक एग्जाम होता है। तो हम भी रेगुलेटेड है, जो लॉ सोसाइटी ऑफ ऑन्टारियो का हमारे प्रोफेशन को भी उन्होंने रेगुलेट किया है। मतलब ये है रेगुलेट करना, मतलब जो हमें एरर और ओमिशन इंश्योरेंस लेना पड़ता है, हमें एक वो एथिक्स वगैरह फॉलो करनी पड़ती है, जैसे लॉयर्स लोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी करना पड़ता है। तो वी डू एवरीथिंग, इट्स जस्ट दैट डिफरेंस ये है, लॉयर कैन रिप्रेजेंट यू इन बिगर हायर कोर्ट्स एंड वी रिप्रेजेंट यू इन द लोअर कोर्ट। और द मेन रीजन हमारा प्रोफेशन ऐसे रेगुलेट इसलिए हुआ क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। यही मैं पूछने वाली थी कि लोगों का कई बार विश्वास नहीं होता था, या लोग विश्वास नहीं करते, या कई बार वो सोचते हैं कि हम अपनी मनी सेव कर लें कि हम क्यों किसी प्रोफेशनल को हायर करें, ये तो सारी ऑनलाइन चीज़ें हैं, पढ़ के हम फॉर्म भर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे, राइट, और सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बनकर चले जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कई बार कई चीज़ों का वो गलत फॉर्म में हो सकता है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दें, या जिस तरह से भरनी चाहिए उन्होंने नहीं भरी, या जैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। तो आई थिंक काफी चीजें होती हैं जो एक प्रोफेशनल को ही पता होती हैं, जो हमें खुद को नहीं पता होती। तो क्या यही रीजन था? द रीजन, वो एक रीजन है, और दूसरा ये रीजन है जो जजेस और एडजुडिकेटर होते हैं वो वहां पर बैठते हैं एडजुडिकेट करने के लिए, यानी डिसीजन देने के लिए। कभी कभार ये हो जाता है जब आप सेल्फ रिप्रेजेंटेड हो, जो एडजुडिकेटर वहां बैठता है उसको लॉयर का काम भी करना पड़ता है। वो इसीलिए उन्होंने कहा चलो ये वाला प्रोफेशन, वैसे भी इनको सब कुछ पता है, ये एजुकेशन भी लेके आते हैं, तो हम इनको रेगुलेट करते हैं ताकि इनको लोग हायर करें, क्योंकि वी वर्क एट अ रीजनेबल रेट। तो दैट इज द रीजन दे सेड ओके लेट्स हैव दिस प्रोफेशन हु कैन हेल्प। एंड स्मॉल कोर्ट्स में बहुत सारा केसेस होता है, ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको 10 केस होता है $100,000 का, ऐसा नहीं है। पर जो आप बिलीव नहीं करोगे ज्योति जी, अभी एक दिन में 90 केसेस सुनवाई होती है लैंडलॉर्ड टेनेंसी बोर्ड का, क्योंकि इतना प्रॉब्लम्स होता है। अभी तो कोविड की वजह से और भी ज्यादा हो रहा है। तो किस तरह के केसेस देखने में ज्यादा आते हैं? ज्यादातर अभी कोविड के टाइम में ज्यादातर नॉन पेमेंट, मतलब भाड़ा नहीं दिया है, टेनेंट रेंट नहीं दिया, या सो दैट इज अ मेन थिंग, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं हमें जॉब से निकाला है, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो भी फंडिंग वगैरह उनको दिया है, बट दे आर ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड इट। टेनेंट लोग दे आर ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड इट कि हाँ हमें काम से निकाला गया, हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी बहुत सारा हेल्प किया, अपने खर्चे निकाल सको। आई एम श्योर यू द व्यूअर्स विल आल्सो नो अबाउट ऑल दोस दिस थिंग व्हाट द गवर्नमेंट हैज गिवन। तो ऐसा तो नहीं है, बस टेनेंट लोग दे ट्राई टू फाइंड अ वे टू हाइड बिहाइंड दिस थिंग। तो इसीलिए आजकल बहुत सारा केसेस आ रहा है जहां पर ऐसा नहीं है कि 1 मंथ का रेंट 2 मंथ का रेंट, यहाँ पर 10 महीने का। तो वो तो ज्यादा ही उसमें हुआ, तो फिर क्योंकि लैंडलॉर्ड का मॉर्गेज भी पे करना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे फ्री में ऐसे दे रहा है करके। तो जब लैंडलॉर्ड किसी भी टेनेंट को रखता है तो कायदे से किस तरह से उसको रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर? वैसे ये तो ऐसा नहीं है कि 100% आप, क्योंकि अभी तो बेसमेंट भी लीगल बनने लगे हैं ना, इलीगल बेसमेंट नहीं बना सकते। नहीं, अनदर थिंग, जो लैंडलॉर्ड जो भी करना चाहता है
वैसे वो अपना जैसे ना टेनेंट का एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछ सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर पूछ सकता है, वो सब भी कर सकता है, बट नथिंग इज 100%। कभी कभार सब कुछ होता है, बाद में पता चलता है कि शायद उसको वो टेनेंट को निकाल दिया, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, हाउ विल आई गेट tenant who will stay for a longer time and keep paying the rent. That nobody can say, क्योंकि सिचुएशन चेंजेस। हाँ जी, बिल्कुल सिचुएशन चेंज होती है, और फिर भी कुछ राइट्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड के होते हैं एज अ लैंडलॉर्ड, जो कि और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो दोनों को फॉलो करने चाहिए। लैंडलॉर्ड को भी करने चाहिए, टेनेंट को भी करने चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड आपको अपना घर दे रहा है रहने के लिए और आप उसकी सारी सर्विसेज ले रहे हैं वहाँ रहकर, तो एक टेनेंट का भी फर्ज बनता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह वो उनको अदा करे जो भी उसका देना बनता है। सो दोनों की क्या क्या राइट्स हैं अपनी अपनी जगह। तो अब मैं थोड़ा बहुत राइट्स आपको बताती हूँ, जो भी राइट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट राइट्स है, जो नॉर्मली ये राइट्स के ऊपर ही आपको जो एप्लीकेशन वगैरह आता है लैंडलॉर्ड टेनेंसी बोर्ड में। एक तो मेन लैंडलॉर्ड का ये राइट है रेंट का। तो रेंट का he has given you a place to stay, which means you have to give something for it. ऐसा जैसे आप I'm just giving an example. आप होटल में जाते हैं तो आपको रेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी होटल में आपको फ्री रहने के लिए नहीं देता है। तो ऐसे ही है, आपको कोई घर दे रहा है, आपको एक शेल्टर दे रहा है, तो आपको उसके बदले में आपको देना पड़ता है रेंट ऑन टाइम। जो भी रेंट आप दोनों ने डिसाइड किया वो ऑन टाइम आपको पे करना पड़ता है। सो दैट इज अ मेन थिंग फॉर अ लैंडलॉर्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द रेंट, लीगल रेंट ऑन टाइम। सो वो एक राइट बन जाता है। चाहे वो रेंट कमर्शियल हो या पर ये लैंडलॉर्ड टेनेंसी बोर्ड ओनली डील्स विद रेजिडेंशियल टेनेंसी। कमर्शियल का थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बट हियर वी आर talking more about residential tenancy. So it's basically the tenant should pay the rent on time. Okay. तो जब भी आप as a landlord you can always ask your tenant कि क्यों नहीं पे कर रहा है. Maybe he has a problem in a month or so, but मैं normally मैं अपने clients को क्या बोलती हूँ कि जो भी आप बात करते हो keep a record of it, a written record of it. क्योंकि ये problem हो जाती है जब भी ये ओरल का जो भी जैसे बातों में जो भी होता है, कई बार उसका नॉनसेंस चीजें भी हो जाती हैं। नॉट ओनली दैट, उसका आप प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एडजुडिकेटर जो बैठता है, यहाँ टेनेंट आके बोलता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा, वहां लैंडलॉर्ड बोलता है नहीं टेनेंट ने ऐसा कहा। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं नॉर्मली कहती हूँ ठीक है, आपने टेलीफोन में बात किया है, उसके बाद एक एसएमएस या ईमेल में कुछ भेजो, ताकि आपका वो पूरा रिकॉर्ड हो। कल को कोई भी प्रॉब्लम, आज तो नहीं हो सकता है क्योंकि आज तो आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप अच्छा बनता है। कभी फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम ना हो तो इट इज बेटर टू हैव एवरीथिंग इन राइटिंग। सो दैट इज वन थिंग आई नॉर्मली टेल ऑल माय क्लाइंट्स, एंड दैट्स वन थिंग एवरीवन नीड्स टू फॉलो। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, जहां पर रेंट ना देने का वो लैंडलॉर्ड कैन फाइल विद द LTB. सो अनदर थिंग इज illegal activity. That's also something which is kind of a big problem here, जहां पर आपको लैंडलॉर्ड ने इसलिए ये घर दिया है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज करना पड़ता है, पर आप जाके कल को कुछ और कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड हैज अ राइट, तो ही हैज अ राइट टू एविक्ट यू। एविक्ट यू मतलब आपको वहां से निकाल सकता है ठीक तरह से। ऐसा नहीं है कि जाके there's a process which he needs to follow. कभी कभार ये भी होता है कि लैंडलॉर्ड जाके बोलते हैं नहीं मुझे ये ऐसे कर रहा है, I feel threatened, so I will just lock him out. You cannot do it. वो लैंडलॉर्ड टेनेंसी का जब भी वो रिलेशनशिप बन जाता है, you have
to go through landlord tenancy board. There is no choice. तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है अगर आपको लगे it depends. Each this thing has different notice period. Okay. So that depends. That's why I suggest you go to a legal advisor, क्योंकि ये सब ना जो कैलकुलेशन नोटिस पीरियड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो नोटिस पीरियड का अगर एक दिन आपका मिस्टेक हो गया, तो आप 6 महीने तक वेट करोगे हियरिंग तक, और हियरिंग में जब वो मेंबर देखा, ये सब देखेगा कि वो ही विल सी दैट ओके the notice period should have had one more day extra, and he just dismisses the whole thing. तो आपका पूरा 6 महीने का वक्त जाया हो जाता है, एंड आपको फिर से यू हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन. सो टेनेंट्स के ये तो हो गई लैंडलॉर्ड की बात की. अगर घर में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या वो बिजनेस घर में कर रहे हैं, वो उन्होंने क्योंकि रहने के लिए घर दिया, नॉट फॉर बिजनेस और इलीगल एक्टिविटीज, तो वो आपको नोटिस देके निकाल सकते हैं. या फिर वो आप किराया नहीं दे रहे, आपके ज्यादा दिन ऊपर हो गए हैं और आप देने के लिए तैयार भी नहीं है, आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, तब भी वो आपको नोटिस दे सकते हैं. एज अ टेनेंट का क्या है, उनके टेनेंट का एक मेन नॉर्मली कंप्लेंट होता है टेनेंट का कि लैंडलॉर्ड ने ऐसे ही घर में घुस लिया, ही हैज नॉट गिवन मी द नोटिस. बिकॉज टेक्निकली एज अ लैंडलॉर्ड आपका घर है, पर आपने किसी को किराया दिया है, तो उनको वो प्राइवेसी बनता है, उनका प्राइवेसी बनता है. तो आपको नोटिस देना पड़ता है और वजह भी बताना पड़ता है उस नोटिस में. ऐसा नहीं है कि चलो आज मुझे घर देखना है, कभी भी चले गए. हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इवन दो यू आर द ओनर, देयर इज समबडी एल्स लिविंग इन द ड्वेलिंग, सो यू कैन नॉट claim your this thing. मैं आज ऐसे ही घर देख के आ जाऊंगा, तो that is not acceptable. So that is one thing. It's called as entry without notice. तो ये tenancy right है, जहाँ पर वो tenant बोर्ड पे अप्लाई कर सकता है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने ऐसे विदाउट नोटिस आया और मेरा जो एक बोलते हैं रीजनेबल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो नहीं कर पाए हम, क्योंकि वो अंदर आके बॉदर कर रहा है. तो दैट इज वन थिंग, दैट्स अ मेजर टेनेंसी राइट. और एक और बात है, जो लीगल रेंट जो है, आप जो भी फिक्स करते हो, उसके बाद लाइक आफ्टर 6 months और 1 year आपको पता चलता है कोई और ज़्यादा रेंट इसी अकोमोडेशन, इसी स्क्वायर फुट के लिए ज़्यादा रेंट ले रहा है, तो आई विल ऑल्सो आस्क माई टेनेंट, नो ही कैन नॉट डू इट. तो अगर लैंडलॉर्ड ऐसे आपसे फोर्सिबली ज़्यादा रेंट लेता है without any giving proper notice, without even getting an approval from the board, तो as a tenant आप एक तो मना भी कर सकते हैं. अगर आप उसको पे कर दिया है like for 3 or 4 months, you can apply to the board saying that this is an illegal rent collected by the landlord, and you can get back that rent from the. वैसे क्या पीरियड होता है उसका, टाइम पीरियड क्या होता है? So normally कितनी देर बाद आप बढ़ा सकते हैं? हाँ, जैसे अभी तो 2021 में फ्रीज है, रेंट फ्रीज, मतलब आप रेंट नहीं बढ़ा सकते हो. और जो भी रेंट बढ़ाने की बात है, तो गाइडलाइन इंक्रीज होता है, जो आपको उस LTB का जो लैंडलॉर्ड टेनेंसी बोर्ड का जो वेबसाइट होता है, वहाँ पर वो गाइडलाइन इंक्रीज का होता है. जहाँ पर इट्स बेस्ड ऑन द बैंक रेट्स, उसी के ऊपर आपको इंक्रीज करना पड़ता है, विच इज अ वेरी मिनिमल इंक्रीज. ऐसा नहीं है यू कैन इंक्रीज to $1,000, दैट्स नेवर. इट्स जस्ट लाइक कि जैसे प्रॉपर्टीज का हम देखते हैं कि पोस्टल कोड के हिसाब से कहाँ कितना रेट चल रहा है और कितने में वो प्रॉपर्टी सेल हुई है ना, तो उससे ज्यादा नहीं ऐसा भी नहीं है, बिकॉज दैट इज समथिंग which you need to decide when you're renting it out itself. तो इनिशियली आपको कोई टेनेंट चाहिए तो आप कम रेंट में आपने दे दिया है, बाद में अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, यू कैन नॉट डू इट. यू कैन ओनली इंक्रीज अ रेंट बियॉन्ड दैट, जो भी गाइडलाइन इंक्रीज, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो. जैसे आपने बेसमेंट में एक पोर्शन दिया है, तो अभी पूरा बेसमेंट आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उसको ज्यादा एरिया दे रहे हैं. हाँ, तब आप बोर्ड पे अप्लाई करके, दैट इज व्हेन यू कैन इंक्रीज. बोर्ड हैज टू अप्रूव दैट इंक्रीज. So that these are the things which the tenants
should know that landlord doesn't have a right to keep increasing at his own this thing. कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ उसने उसको नोटिस दिया है कि उसको घर खाली चाहिए इतनी देर में, लेकिन टेनेंट राज़ी नहीं हुआ और वो उल्टा आगे से वो लैंडलॉर्ड से पैसे मांग रहा है कि मुझे इतने $1000 चाहिए तब मैं आपका घर खाली करूँगा। इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं, तो उसमें हाँ। किसकी जीत होती है? वैसे देखा जाए तो दिस इज समथिंग, इट्स एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। जो भी होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दैट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज टॉक टू द टेनेंट एंड you can do an out of court settlement. There's nothing wrong, but technically he as a tenant he cannot ask. अगर लैंडलॉर्ड वो जो जो नोटिस दिया है खाली करने के लिए, क्योंकि लैंडलॉर्ड को यूज करना है वो, दैट इज वेयर द रूल सेज दैट लैंडलॉर्ड हैज टू गिव 1 month compensation. पर कभी कभार टेनेंट गेट्स अ लिटिल बिट ग्रीडी कि बोलते हैं नहीं हमें ज्यादा चाहिए, तो दैट इट अगेन डिपेंड्स, इट्स मोर लाइक दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज म्यूचुअल. तो अगर लैंडलॉर्ड को लगता है कि चलो ठीक है आई विल गिव हिम, इट्स समथिंग लाइक म्यूचुअल. टेक्निकली दैट्स नॉट इवन कमिंग इनसाइड द बोर्ड्स प्रीव्यू. दिस इज लाइक मोर लाइक अपने आप जो आप सेटल कर रहे हो. इट्स आउट ऑफ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इट्स मोर लाइक अ विन विन. लैंडलॉर्ड को घर मिल रहा है, टेनेंट को पैसा मिल रहा है, that's it. So it's more like a win-win situation. That is something like an out of court, which is always encouraged also. There's nothing wrong. It's between the landlord and the tenant. But if you are going through the board and you want a hearing and an order, then you have to follow whatever is there as per the act, as per the rules. Okay, okay. सो आई होप कि आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही है. अगर आपके पास भी कोई सवाल है या कोई भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं एज ए लैंडलॉर्ड या एज ए टेनेंट, तो आप ज़रूर इनसे राय ले सकते हैं सविता जी से. सविता जो है जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक लाइसेंस्ड पैरालीगल हैं जो कि एडवाइस देती हैं, और इनसे कंसल्टेशन अगर आप करते हैं तो वो उसका कोई चार्ज नहीं करेंगी. अगर आपसे कोई कंसल्टेशन लेता है तो क्या है? नॉर्मली फर्स्ट कंसल्टेशन में देते, बट आई जस्ट गिव अ ब्रीफ कंसल्टेशन. ओके या सो आप इनसे जानकारी हासिल कर सकती हैं, और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इनसे मिल सकते हैं. इनका नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है, या आप मेरे से भी इनका नंबर ले सकते हैं. तो सविता, बहुत अच्छा लगा आप अपना टाइम निकाल के आए हमारे दर्शकों के साथ. आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है वो शेयर की. जाने से पहले क्या टिप्स देना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी? टिप बेसिकली मैं ये कहूँगी कि हो सके तो प्लीज टेक लीगल एडवाइस. वी आर ऑलवेज देयर टू गिव यू द राइट काइंड ऑफ लीगल एडवाइस. And if you're self-representing also, I would suggest to do a proper research and then go. But this thing is always seek a proper legal advice before you go, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए. बिल्कुल बिल्कुल. और सविता जी, मैं चाहूँगी आप अपना ज़रा वेबसाइट भी ज़रूर शेयर करें. अगर आपको किसी ने मिलना है या आपसे बात करनी है तो कैसे करेंगे? तो मेरी वेबसाइट है www.srparalegal.com और मेरी नंबर है 4169480792. थैंक यू सो मच अगेन, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गुड विशेस. थैंक यू. थैंक यू. तो चलिए जी, हम भी लेते हैं आपसे इजाज़त. अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या आपको जानना है लैंडलॉर्ड और टेनेंसी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, या आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर सविता जी से राय लें. और हमारे साथ भी आप जुड़े रहें. आने वाले समय में फिर दोबारा हाजिर होंगे एक नई जानकारी और नए मेहमान के साथ. किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप हमें देना चाहते हैं, एज ए गेस्ट शामिल होना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, या आप एज ए स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है 6478987769. बॉब दसान जी का भी नंबर, आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उनका नंबर है 4164197777. साझा पंजाब टीवी हमेशा आपके लिए अच्छी जानकारी और अच्छे मेहमान लेकर आता रहेगा. बस आप अपना वादा निभाएं, जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साझा पंजाब टीवी. हमारे साथ वापस फिर हाजिर होंगी एक नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए
लिए आपसे लेती हूँ इजाज़त। टेक केयर, शबा खैर, नमस्कार।